Alright, I guess you can all see the screen. We are done with the living world. हम लोग कर चुके हैं. We have solved few questions वहां से हम लोग निकाल के कर चुके हैं. और कुछ क्वेश्चन हम लाइक और करेंगे. जैसे आपका ये असाइनमेंट एक बार आप लोग देख जाएंगे सब लोग, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन हम लोग निकाल के एक बार फिर इसके अंदर देखेंगे. ठीक है. Alright, so we'll start with this cell, the unit of life वाले चैप्टर्स हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे. एंड लेट्स सी आज हम यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं. राइट. बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर इन डिटेल, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप्टर के बारे में. वन ऑफ द थिंग इज गोइंग टू बी कि चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है. व्हाट इज द पोटेंशियल इंपॉर्टेंस दिस चैप्टर कैन होल्ड ऑन टू योर करिकुलम. तो अगर इस चैप्टर को आप देखते हो, सो दिस चैप्टर विल टॉक अबाउट सेल के बारे में बात करेगा. उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देगा. ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे. हाउ द ऑर्गेनेल फंक्शन, रोल क्या होता है उनका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या रोल प्ले करती है. सो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे सीखेंगे. अब जब हम ये चीजों को यहाँ पे सीख रहे हैं और अगर आप इन चीजों को लाइक अच्छे से समझ जाते हो और कुछ चीजों को आप आराम से समझ के रिटेन कर पाते हो, मतलब आपको याद भी रहने लगती है वो चीजें, देन लेट मी टेल यू कि ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करता है आगे वाले चैप्टर समझने के लिए. सो आई विल गिव यू द एग्जांपल. अगर आपको सेल वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, देन आपके लिए कई सारे टॉपिक्स लाइक कैंसर, HIV, योर इम्यूनिटी, योर WBCs, योर डिफेंस मैकेनिज्म, कैसे वो काम करता है, ऑल दोस थिंग्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी इजी वे. अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से, अगर आपके इसके ऊपर ग्रिप आ रही है, देन बाकी के टॉपिक समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती. आप काफी इजीली उन्हें समझ पाते हो. राइट. ऐसा नहीं कि आप उन्हें लर्न कर पाते, आप उन्हें समझ पाते हो दैट व्हाई थिंग इज हैपनिंग एंड व्हाट इज अ मेन पर्पस ऑफ डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग बाय अ सेल. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. सिर्फ 11 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इवन अगर आपके 12 के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो अगर आप यहाँ पे कुछ चीज अगर आप थोड़ी अच्छे से समझ लेते हो, देन आपको बहुत हेल्पफुल रहता है आने वाले चैप्टर समझने के लिए. राइट. इट बिकम्स अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू. सो इट्स लाइक ABCD ऑफ क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सो वैसा ही एक तरीका का चैप्टर है. तो इसको थोड़ा लाइक ध्यान से करना एंड हो सके तो इसके नोट्स बनाना. नोट्स तो हर एक आपको चैप्टर के बनाने चाहिए, बट इसके भी नोट्स अच्छे तरीके से बनाना जो आप आराम से रिटेन कर सको. ठीक है. विल सी दैट. ऑलराइट. सो एक काम करते हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए. क्या सेल्स आपके बॉडी के बाहर ग्रो कर सकते हैं? कैन आई ग्रो सेल्स आउटसाइड द बॉडी? कैन आई ग्रो सेल्स आउटसाइड द बॉडी? क्या मैं अपने बॉडी के बाहर सेल्स को ग्रो कर सकता हूं? बताइए. पहले तो यस नो में आंसर कर दीजिए. पहले तो यस सर. हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. नो सर. ठीक है. यस कौन बोल रहा है बेटा? नाम भैया. यस कौन बोल रहा है? सर सरला. ठीक है. यस केम फ्रॉम सरला. ठीक है. ऑलराइट. हाँ ठीक है. तो काफी लोग नो कह रहे हैं, काफी लोग यहाँ पे यस कह रहे हैं. एंड ओके. हाय शालिनी, गुड इवनिंग. ठीक है. और कोई है जो यस कह रहा है? एनीवन एल्स हु इज सेइंग यस? यस सर. हाँ जी. और कौन यस कह रहा है? यस सर. थोड़े बहुत ये सारे मुझे यहाँ पे. So yeah, यस नो आपका बीच में चल रहा है. कुछ लोग कह रहे हैं यस, बट आई थिंक आई वुड से कि मेजॉरिटी ऑफ यू आर गोइंग विद द नो. क्या नहीं ग्रो कर सकते? तो बात ये है कि आप सेल्स को ग्रो कर सकते हो. यू कैन एक्चुअली ग्रो द सेल्स आउटसाइड द बॉडी. यू कैन ग्रो देम आउटसाइड द बॉडी. उसे हम कहते हैं हमारा इन विट्रो सेल कल्चर. यू कॉल इट एज अ इन विट्रो सेल कल्चर. इन विट्रो का मतलब मालूम है आप लोगों को? यस सर. एक ही यस आया मुझे यहाँ पे. एक ही यस आया. हाँ जी. इन विट्रो का मतलब क्या होता है? लास्ट चैप्टर में तो हमने देखा था. इन विट्रो का मतलब क्या होता है? यस सर नहीं, मतलब क्या होता है इन विट्रो का, ये बताइए. ट्यूब होती है ये. नहीं, ट्यूब नहीं होती. मतलब और क्या होता है? मतलब कोई रिएक्शन ट्यूब या फिर किसी कल्चर में किया जाए आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. हाँ, आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखो इन विट्रो अगर टर्म आ रहा है ना, दैट इज हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट्स वन थिंग. और जब भी इन विट्रो आता है तो आप सोच सकते हो कि यार कोई टेस्ट ट्यूब में हो रहा है या कोई पेट्री डिश के अंदर हो रहा है. सो दैट काइंड ऑफ कल्चर इज कॉल्ड एज अ इन विट्रो कल्चर. सो इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर.
और आप ऐसा सोच सकते हो कि किसी लैब में हो रहा है ये बात, ठीक है, ये चीज कोई लैब में हो रही है। तो अगर मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर मैं सेल्स को ग्रो कर रहा हूँ, अगर मैं टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहा हूँ सेल्स को, या फिर मैं ग्रो कर रहा हूँ किसी पेट्री डिश के अंदर, so that is all happening in vitro, that is happening outside the body. So जब भी in vitro term आए आपके सामने, भूलना नहीं है बेटा आप लोगों ने, that is going to be outside the body, ठीक है। और आउटसाइड द बॉडी आप सेल्स कल्चर कर सकते हो, और आप में से काफी लोग करोगे भी जब अपना ग्रेजुएशन कर लोगे आप, चाहे आप एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी में तो नहीं, शायद एमएससी में के अंदर, तो आप अपने सेल्स कल्चर कर सकते हो, राइट। यू कैन एक्चुअली कल्चर सेल्स in the lab outside the body. So yes, cells can be grown outside the body. That's one thing. ये पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर यहाँ पे आपका आएगा yes. सबसे पहले क्या गया था in 1951, तो बहुत पुरानी बात ये नहीं है, 1951 के अंदर ही सबसे पहले आपने सेल्स को कल्चर किया था सबसे पहले, ठीक है। उसके बारे में हम एंड में एक बार फिर देखेंगे कि ये कौन से सेल्स थे और इन्हें कल्चर करने का रीजन क्या था, we'll see that. बट अभी याद रखना 1951 में सबसे पहले आपका सेल कल्चर हुआ था, that happened outside the body. अच्छा, बता सकते हो बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, एक रैंडम नंबर चैट में भी लिख सकते हो आप लोग, एक रैंडम नंबर आपको क्या लगता है ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? 7 to 8 billion. सर ट्रिलियंस। ट्रिलियन, बिलियन, ये अच्छा रहता है, ये नंबर सही रहता, अच्छा रहता है कि बिलियन एंड ट्रिलियन वाला, राइट। काफी हद तक आप लोग सही है। इट इज गोइंग टू बी 10⁻14, ये एक एस्टिमेट है, ठीक है। सो 10⁻14 आपको मालूम है? नहीं, किसी को भी मालूम नहीं कितना होता है, बट इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। सो दीज आर द नंबर ऑफ सेल्स, इतने सेल्स आपको बॉडी में मिल जाने, दीज आर द नंबर ऑफ सेल्स आपको बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको मिल सकते हैं, राइट। आपके सेल्स हमेशा ग्रो करते रहते, डिवाइड करते हैं, एड ऑन होते हैं, डेथ होती है, हर रोज आपके अंदर सेल्स की डेथ होती है, हर रोज आपके अंदर सेल्स ऐड होते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द नंबर यू हैव टू नो, 10⁻17, लाइक जस्ट अ जनरल आइडिया, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब हम क्या करेंगे ना, हम पहले समझेंगे इसकी थोड़ी हिस्ट्री, राइट, कि सेल डिस्कवर किसने किया और क्या क्या चीजें पता चली सेल के बारे में। सो पहले हम ये चीजें देखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में सेल के अंदर क्या होता है वो हम देखेंगे, राइट। पहली चीज, सेल देखने के लिए आपको चाहिए माइक्रोस्कोप। सेल देखने के लिए आपको चाहिए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बगैर आप सेल को देख नहीं सकते। अगर आप like majority of the cells are going to be like cannot see with the naked eye, right? So you need to have a microscope. तो इतना याद रखना कि आपकी जो भी डिस्कवरी हुई ना सेल के बारे में, वो बढ़ती गई जैसे आपका माइक्रोस्कोप के अंदर एडवांसमेंट हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली, कि जैसे जैसे आपका माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट होता गया, वैसे वैसे आपको सेल के बारे में ज्यादा चीजें पता चलती गई। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ सेल्स की, तो हम बात करेंगे यहाँ पे रॉबर्ट हुक की। सो ये जो यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर, ये है हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में हम ये बात करेंगे कि ये वो पहले पर्सन है जिन्होंने सबसे पहली बार सेल को ऑब्जर्व किया था। सो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द सेल्स। ये नाम आपको याद रखना है, और इनकी जो इनको जिस नाम के लिए जाना जाता है वो आप याद रखेंगे। ही वाज द फर्स्ट वन to have discovered the cell. I would say he was the first one to discover the cell. अब आपको याद ही रखना है कि जो रॉबर्ट हुक थे ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ये बेसिकली मैथमेटिशियन थे। इनका एक्सपर्टीज मैथ्स के अंदर थी। याद रखने की बात कि ये जो थे वो मैथमेटिशियन थे, इनका कोई बायोलॉजी से रिलेशन नहीं था। बस इनको एक माइक्रोस्कोप मिला था जो गैलीलियो के थ्रू इनको मिला था, और उस माइक्रोस्कोप को इन्होंने यूज किया, एंड ही वाज ऑब्जर्विंग सम सेल्स एंड दैट्स व्हेन ही डिस्कवर्ड अ सेल। तो इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि इन्होंने जो सबसे पहले सेल देखा था वो था आपका कॉर्क सेल, वो था आपका कॉर्क सेल। कॉर्क सेल पता है आपको कहाँ मिलेगा? ये आपका, अगर आप ट्री को देखोगे तो ट्री में पता है बार्क होता है, ट्री पे बार्क लगा हुआ होता है। उस बार्क को अगर आप निकाल के, अगर उसका छोटा सा टुकड़ा निकालते हो उस बार्क का, और उसे अगर आप ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो वो जो आपको दिखेंगे उसके अंदर आपको कॉर्क सेल दिखेंगे, राइट। सो याद रखना कॉर्क क्या होता है, जो आपकी बार्क होता है ट्री का, बार्क आप निकालो ट्री की, उसके आप छोटे छोटे टुकड़े कर दो और उसको फिर आप रखो माइक्रोस्कोप के नीचे, देन यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्विंग द कॉर्क सेल। तो सबसे पहले इन्होंने जो सेल देखा था वो कॉर्क सेल था।
और जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल देखा तो उन्होंने देखा कि यार इसमें तो कई सारे कंपार्टमेंट हैं। उन्हें जब उसे ऑब्जर्व किया, राइट, उस पर्टिकुलर टिश्यू को ऑब्जर्व किया बार्क के, तो उन्हें देखा कि यार इसमें तो कई सारे कंपार्टमेंट हैं, राइट, और वो कंपार्टमेंट कुछ ऐसे दिख रहे थे। सो ही सेड दैट देयर आर मेनी कंपार्टमेंट्स, he said there are going to be many compartment in this like a honeycomb, मधुमक्खी के छत्ते में जैसे कंपार्टमेंट होते हैं वैसे उन्होंने वो बोला कि यार ये इसमें वैसे ही कुछ चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है, और उन्होंने उसे नाम दिया सेल्यूले। उन्होंने उसे नाम दिया सेल्यूले। सो दैट इज अ टर्म ही यूज। वो कंपार्टमेंट को जो इन्होंने नाम दिया वो आपका था यहाँ पे सेल्यूले। अब ये जो नाम है बाद में मॉडिफाई कर दिया गया और आज हम इसे बोलते हैं एज अ सेल। राइट नाउ वी हैव मॉडिफाइड द। हाँ जी, क्वेश्चन है क्या किसी का? क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो बाद में इसको मॉडिफाई किया गया इस नाम को, एंड नाउ वी कॉल इट एज, यू रिमेंबर इट एज अ सेल। आपको इतना एक और चीज यहाँ पे याद रखनी कि रॉबर्ट हुक ने जब ये डिस्कवरी की, जब उन्हें देखा कि यार ये कॉर्क सेल उन्होंने जब पहली बार ऑब्जर्व किए, तो उन्होंने उसके ऊपर एक बुक लिखी और वो बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। He wrote a book and that book was known as your Micrographia. तो ये बुक उन्होंने वहां पे लिख दी, राइट। अब एक चीज आपको याद रखनी कि रॉबर्ट हुक को इस सेल के बारे में ज्यादा कुछ पता चल नहीं रहा था। ही वॉज थिंकिंग कि ये जो सेल्स थे ना, ये इनके अंदर सारा खाली स्पेस था और ये खाली स्पेस का काम होता है वाटर को कंडक्ट करना, ठीक है। इन्होंने ये सोचा कि ये सब बीच में खाली स्पेस जो है इसका काम होगा वाटर को कंडक्ट करना। रॉबर्ट हुक ये नहीं समझ पा रहे थे कि एक डेड सेल है, वो ये चीज समझ नहीं पा रहे थे, या वो लोग ये चीज उनके जहन में आई नहीं कभी कि ये बेसिकली एक डेड सेल है। जो आपको जो बार्क होता है ना बेटा, बार्क में जो आपके सेल्स होते हैं वो डेड सेल होता है। तो ये डेड सेल था, बीच में कुछ था नहीं, और ये सिर्फ एक कंपार्टमेंट जैसे सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे थे। तो इस स्लाइड में आपको एक दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि रॉबर्ट हुक का कंट्रीब्यूशन क्या था। ही वाज द वन हु एक्चुअली डिस्कवर्ड द सेल, राइट। कौन से सेल्स थे वो आपके थे? कॉर्क सेल। कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी? वो थी आपके यहाँ पे माइक्रोग्राफिया। और इन्होंने यहाँ पे एक टर्म दिया था सेल्यूले, और ये इनके टर्म दिमाग में तब आया था जब उन्होंने उस स्लाइड को देखा। उन्होंने देखा कि यार इसमें तो कई सारे कंपार्टमेंट है एंड दे लुक लाइक अ हनीकॉम्ब, सो लेट्स कॉल दोस कंपार्टमेंट एज अ सेल्यूले। और उसी टर्म को बाद में मॉडिफाई करके आज हम लोग यूज करते हैं सेल, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर साइड। इतना ही इन्होंने किया था एंड ही वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, राइट। आफ्टर दिस यहाँ पे हमारे एक और यहाँ पे पर्सन है जिन्होंने रेड कलर का कोट पहना हुआ है, राइट। ये है हमारे एंटोन वॉन लीवनहॉक। एंटोन वॉन लीवनहॉक जो हमारे यहाँ पे, ये हमारे बेसिकली बॉटनिस्ट थे। तो ये जो इंडिविजुअल यहाँ पे हैं, ही वॉज द वन जिन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल देखा था। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था लेकिन वो डेड सेल था, प्लीज नो दैट। रॉबर्ट हुक ने जो वहां पे सेल देखा था इट वाज अ डेड सेल, बट एंटोन वॉन लीवनहॉक ने जो सेल देखा, he was the first person to observe the living cell. He was the first one to observe living cell. तो सबसे पहले लिविंग सेल इन्होंने देखा, और इन्होंने सिर्फ एक ही लिविंग सेल नहीं देखा, इन्होंने कई सारे लिविंग सेल देखे हैं। तो इन्होंने बैक्टीरिया देखा, उसके बाद इन्होंने आरबीसी देखा, इन्होंने फिर प्रोटोजोआ को भी देखा, एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व द स्पर्म सेल, ह्यूमन स्पर्म को भी इन्होंने ऑब्जर्व किया। सो काफी कुछ ऑब्जर्व किया इन्होंने, राइट। सो दैट इज समथिंग ही डिड, दैट इज समथिंग ही इज नोन फॉर। तो कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले लिविंग सेल किसने देखा था, तो दैट्स व्हाट एंटोन वॉन लीवनहॉक वाज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। सो दैट इज समथिंग ही डिड एंड ही वाज आल्सो क्वाइट हैप्पी अबाउट इट कि उन्होंने लिविंग सेल को वहां पे देखा। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आपने कोई लिविंग सेल देखा है नहीं देखा है स्कूल में? Yes sir. देखा है। अगर आपने देखा है तो कौन सा देखा है? जो यस कह रहा है उन्होंने कौन सा देखा है? वो याद नहीं आ रहा भाई। प्रैक्टिकल में सेल देखने को मिल रहा नहीं मिल रहा, या प्रैक्टिकल नहीं हो रहा स्कूल के अंदर? सर अभी नहीं हुए। सर अभी नहीं है सर आवाज सर कट अभी रही है। हुए नहीं है। हाँ जी, बोलिए बोलिए।
अभी हुए नहीं है सर अभी हुए practical अभी हुए नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके स्कूल में होंगे ना तो क्या करेंगे, दे विल शो यू द आरबीसी। अगर ये प्रैक्टिकल होता है आपके स्कूल में रन होता है, देन दे विल आस्क यू टू प्रिक योर फिंगर, थोड़ा सा ब्लड कलेक्ट करेंगे एंड दे विल शो यू द आरबीसी डब्ल्यूसी आपको दिखाया जाएगा अगर आपका प्रैक्टिकल वहां पे रन होता है तो। और एल्स आपको हमने ओनियन के देखे सेल्स, थे हाँ जी बोलिए, सर, हमने देखे थे। देखे थे करके, राइट। तो ये बाकी के स्कूल में जहाँ पे नहीं हुआ ये करके वो लोग दिखाएंगे, या फिर वो लोग परमानेंट स्लाइड दिखाते हैं या फिर खुद के ब्लड का स्मीयर बना के वो लोग दिखाएंगे। उसके अलावा अनियन आपको दिखा देंगे वो लोग, अनियन का पील दिखा देंगे, या फिर कोई लीफ का स्किन लाइक सेक्शनिंग लेके आपको दिखा देंगे। सो दे आर गोइंग टू शो द नंबर ऑफ लाइफ सेल्स। एक और चीज आप कर सकते हो अगर आपका स्कूल आपको परमिशन देता है तो, यू कैन टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम एनी पॉन्ड, एक पॉन्ड में से थोड़ा बहुत पानी लेके आओ और उसका एक ड्रॉप निकाल के तुम स्लाइड पे रखो एंड यू माइट ऑब्जर्व अ लार्ज नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको दिख जाएगी। तो अगर आपके बायोटीचर के साथ अच्छा रैपो है, देन अलाउ हिम टू डू दैट, यू विल सी नंबर ऑफ थिंग्स। कई बार तो आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलती है देखने के लिए जो आप लाइक इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो दैट इज समथिंग कैन गिव यू, बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलती है। यू कैन सी ऑल दोस वॉल्वॉक्स मूविंग, प्लाज्मिडियम मूविंग, अमीबा मूविंग, सब कुछ आपको देखने को मिल सकता है। बस थोड़ा सा उसके लिए पेशेंटली आपको देखना पड़ता है, ठीक है। सो एंटन वॉन लीवनहॉक वाज अ पर्सन जिन्होंने लिविंग सेल देखा था, और ये कुछ एग्जांपल है उन चीजों के जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं हमारा, और ये है हमारे रॉबर्ट ब्राउन, जो ब्लैक कलर के कोट में यहाँ पे खड़े हैं, वो है हमारे रॉबर्ट ब्राउन। एंड रॉबर्ट ब्राउन जो हमारे इंडिविजुअल थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द न्यूक्लियस। ये सबसे पहले इंडिविजुअल थे जिन्होंने सबसे पहली बार न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द न्यूक्लियस फॉर द फर्स्ट टाइम was observed by रॉबर्ट ब्राउन। और वो न्यूक्लियस किसके अंदर उन्होंने देखा था, उन्होंने ऑर्किड रूट सेल ऑफ ऑर्किड। हाँ जी, ऑर्किड का जो रूट्स थे, सो ऑर्किड के जो रूट टिप्स थी उसके अंदर उन्होंने सबसे पहली बार देखा था आपका न्यूक्लियस। सो याद रखना, इन्होंने जो भी साइटिंग की थी वो कहाँ पे की थी। सो ऑर्किड के रूट टिप के अंदर इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस देखा था। सो दैट इज समथिंग इज नोन फॉर, रॉबर्ट ब्राउन इस चीज के लिए जाने जाते कि सबसे पहले न्यूक्लियस उन्होंने देखा था। एक चीज याद रखना, ये जितने भी डिस्कवरीज हो रही है ना, इसमें एक मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका माइक्रोस्कोप का। जितने आपके माइक्रोस्कोप एडवांस होते गए और जितना उसके अंदर एडवांसमेंट आता गया, उतना आप इजीली यहाँ पे चीजों को देख पाओगे, राइट, उतना ही आप देख पा रहे हो। अभी जो सबसे जो लेटेस्ट एडवांस आपका माइक्रोस्कोपी है, वो आपने सुना होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको मिलता है देखने के लिए, राइट। लैब में तो आपको नहीं, लेकिन अगर आप कभी कोई बड़े यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हो, वाईएस परमार या इवन कोई मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पे वो लोग यूज करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कई सारी चीजों को देखने के लिए, कई सारी चीजों को समझने के लिए, राइट। सो वो टाइम पे इवन दिस वाज अ वेरी बिग थिंग, तो ऑब्जर्व न्यूक्लियस वाज अ बिग थिंग, क्योंकि वहां पे इतने रिसोर्सेज तब थे भी नहीं। सो दैट वाज माय रॉबर्ट ब्राउन। तो ये तीनों का हमने नाम देख लिया, इनके हमने काम क्या थे वो हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ माय शेल्डन एंड श्वान। सो ये जो दो हमारे साइंटिस्ट थे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो देखो, हिस्ट्री वाले पार्ट में ना आपको चीजों के नाम और उनके रोल्स क्या थे वो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं होता, स्टोरी है उनकी थोड़ी बहुत, वो आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शेल्डन की, सो ही वाज अ बॉटनिस्ट। ये हमारे बॉटनिस्ट थे, और ये हमारे थे जूलॉजिस्ट। श्वान वाज अ जूलॉजिस्ट। लेट्स सी कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या किया था। तो जो शेल्डन थे, उन्होंने बोला दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो बेसिकली बॉटनिस्ट थे, तो प्लांट्स भी ज्यादा स्टडी करते थे, आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कई सारे टिश्यूज के अंदर सेल का साइज और शेप अलग है, बट प्रीडोमिनेटली सारे के सारे टिश्यू के अंदर आपको सेल मिलता है देखने के लिए, राइट। उन्होंने ये भी देखा कि अच्छा थोड़े बहुत शेप वेप अलग है यहाँ पे,
बट ओवरऑल सारे प्लांट के अंदर हर एक जगह पे आपको सेल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद अगर हम श्वान की बात करें, श्वान का अगर हम यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन देखें, तो श्वान एज अ जूलॉजिस्ट क्या कर रहे थे, ही वाज स्टडीइंग नंबर ऑफ एनिमल टिश्यूज, एम्ब्रियो को ये लोग स्टडी कर रहे थे, तो याद रखना ही वाज स्टडीइंग द एम्ब्रियोज एंड एनिमल टिश्यूज। और उन्होंने देखा कि ऑल एनिमल्स वर अगेन मेड अप ऑफ सेल्स, सो अगेन एनिमल body was also constitute of cell. So animal body maybe he was able to found cell. He was able to find or to found cells. एक ये चीज उन्होंने यहाँ पे देखी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, श्वान ने, याद रखना श्वान ने यहाँ पे क्या किया, he also observed some plant cells. उन्होंने कुछ प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बोला कि एनिमल सेल और प्लांट सेल काफी हद तक सिमिलर है। उन्होंने बोला एनिमल एंड प्लांट सेल्स आर काफी हद तक सिमिलर है, बस प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर आउटसाइड मुझे मिल रही है और वो है मेरा सेल वॉल। सो दैट इज समथिंग श्वान मेंशन्ड कि प्रीडोमिनेंटली मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स आर सेम। प्रीडोमिनेंटली plant and animal cell are same. Plant and animal cell show similarity. But he also mentioned कि एक एक्स्ट्रा चीज आपको प्लांट सेल में मिल रही है। प्लांट सेल हैज सेल वॉल, which was seen absent, which is absent in animal cell, जो आपको एनिमल सेल में आपको नहीं मिल रही। ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एनिमल सेल में आपको सेल वॉल यहाँ पे नहीं मिल रही। इसके बाद क्या हुआ, दोनों ने कोलैबोरेट किया, शेल्डन एंड स्वान ने कोलैबोरेट किया and they came together and they wrote a book, or I would say they gave the theory, and the theory was cell theory. तो बेसिकली जो सेल थ्योरी थी वो एक आपका काफी सारे पेजेस का एक रिसर्च आर्टिकल था जिसमें मेंशन किया था एवरीथिंग अबाउट द सेल। सो याद रखते हैं दोनों सेल्स को काफी थॉरली स्टडी कर रहे थे, दोनों ही साइंटिस्ट का काम ही यही था इनको स्टडी करना। और स्टडी करने के बाद इन्होंने एक लिटरेचर लिखा एंड दैट वाज नथिंग बट माय सेल थ्योरी। तो इन्होंने एंड में आपको आपकी सेल थ्योरी दी। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि शेल्डन एंड स्वान ने जब सेल थ्योरी दी, दैट वाज गिवन इन 1839 के अंदर ये सेल थ्योरी दी गई थी। आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि इनको काफी चीजें मालूम थी। जैसे इनको पता चल गया था कि एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, राइट, ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। और सेल्स प्लांट के हो या एनिमल के हो, दे आर वेरी मच अलाइक बायोकेमिकली एंड स्ट्रक्चरली, काफी हद तक वो सेम है। तो ये कुछ बेसिक चीजें इनको काफी क्लियर थी जब इन्होंने ये स्टडी की। ठीक है, तो याद रखना क्या क्या इनको क्लियर था। इनको एक मालूम था कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल are going to be similar, like predominantly are going to be similar in structurally even as a biochemically। और आपका जो सेल रहेगा यहाँ पे, that is something seen in all the animals and the plants। तो कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर थी, बट एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो ये है कि इन्हें ये मालूम नहीं था कि सेल्स आ कहाँ से रहे। प्लीज नो दैट, प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली कि शेल्डन एंड स्वान को ये चीज पता नहीं थी कि सेल्स एक्चुअली आ कहाँ से रहे, दे डोंट नो। तो जब उन्हें किसी ने पूछा कि यार सेल्स लेकिन बन कैसे रहे, सो दे वर लाइक मे बी वो स्पॉन्टेनियसली आ रहे हैं। स्पॉन्टेनियसली आने का मतलब ये होता है कि वो अपने आप आ रहे हैं, उनको कुछ उसके बारे में आइडिया नहीं था। सो उनकी थियोरी ये नहीं बता पा रही थी कि सेल्स एक्चुअली आ कहाँ से रहे, ये चीज याद रखना। तो जब उन्होंने पहली बार सेल थ्योरी दिया था उसमें चीजें मेंशन थी, बट दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि सेल्स बन कहाँ से रहे हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। ये कुछ पॉइंट्स है सेल थ्योरी के जो हम पहले यहाँ पे देखते हैं। All organisms are made up of one or more cells and their product, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं आपको, they are made up of one or more cells and their product। Cells are structural and functional unit of the organism, ये भी हम बात कर चुके हैं। All cells are basically alike in chemistry and physiology, almost same होते हैं in terms of chemistry and physiology। So ये, हाँ जी बोलिए 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 बोलिए। I thought you had a question.
ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक इन केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, मतलब वो काफी हद तक सेम होते हैं सारे सेल्स, प्लांट और एनिमल, दे आर गोइंग टू बी सेम ऑल द टाइम, राइट। तो ये उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए थे अबाउट द सेल थ्योरी, बट मैंने आपको मेंशन किया था, मैंने आपको बताया था। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए बोलिए, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सर एक्चुअली जो आपने नेम्स दिए ना साइंटिस्ट वगैरह के, हाँ इनके आगे ईयर भी लिखना है, मतलब कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए? नहीं नहीं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। ईयर इज समथिंग, इट्स नॉट समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। दैट इन्फॉर्मेशन इज समथिंग इफ यू आर गोइंग थ्रू बुक आप देख लो, बट वो ईयर, इसलिए मैंने हर एक का ईयर यहाँ पे मेंशन नहीं किया। जो इंपॉर्टेंट था जैसे आपका सेल थ्योरी का था वो आपको मेंशन किया हुआ है। बाकी रॉबर्ट ब्राउन ने कब डिस्कवरी किया, लीवन वॉक ने कब किया, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, राइट। हाँ, लेकिन इतना सीक्वेंस याद रखना कि कौन किसके बाद हुआ, कौन सा इवेंट किसके बाद हुआ, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ओके सर। नॉट गोइंग टू बी समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो यहाँ पे आपका सेल थ्योरी में आपने देखा क्या, ये उनके कुछ पॉइंट्स हैं, बट इन्हें ये नहीं मालूम कि सेल बन कैसे रहा है, सेल बनता कैसे है, कोई आइडिया नहीं है इनको भी, राइट। वो पता किया गया, दैट इज समथिंग वाज डन बाय माय रुडोल्फ वर्चुआ। Rudolf Virchow was an individual. He actually told everyone, इन्होंने डिस्कवर किया that cells are formed from a pre-existing cell. ये चीज आपको रखनी है, that cells are formed from pre-existing cells. Pre-existing cells. इसका मतलब ये होता है कि एक सेल में से दूसरा सेल बनता है। इन्होंने बताया कि देखो सुनो, एक सेल में से ही दूसरा सेल बनेगा और कहीं से नहीं आ रहा। तो जब शॉन और शेल्डन को लग रहा था कि यार ये कोई स्पॉन्टेनियसली बन रहे होंगे, वैसी बात नहीं है, दे आर फॉर्म फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये इन्होंने यहाँ पे बोला और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी लिखा, ओमनिस सेल्यूले सेल्यूला, ई सेलुला, सेल्यूले ई सेल्यूला। So omnis cellulae e cellula is a statement जो इन्होंने यहाँ पे दी थी। So basically it means the same thing. ये जो statement इन्होंने यहाँ पे दी थी, इसका मतलब यही होता है that your cells come from the pre-existing cell, right? आपके जो cells होते हैं वो आपके pre-existing cell में से आते हैं। ये आपका रुडोल्फ वर्चुआ ने यहाँ पे आपका मेंशन किया था। अब याद रखना है आपको कि इनके मेंशन करने के बाद ही पता चला कि अच्छा सेल में से ही सेल बनता है। उसके पहले सेल थ्योरी में ऐसे कोई मेंशन नहीं किया गया था। और इसके बाद कई सारी नई चीजें डिस्कवर्ड हुई, और याद रखना जो भी डिस्कवरी यहाँ पे होंगी ना, वो हो रही है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी। जितना आपके माइक्रोस्कोप यहाँ पे बेटर होते गए, उसकी वजह से आपकी ज्यादा डिस्कवरीज यहाँ पे होने लगी, और इसके वजह से बाद में आपको एक मॉडर्न सेल थ्योरी मिलती है। लेटर ऑन यू आर एबल टू गेट मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसके अंदर एवरीथिंग इज बीन गिवन इन डिटेल व्हिच यू डोंट हैव टू गेट इनटू राइट नाउ, राइट। बट याद रखना जो आपकी जो सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किया गया। जब काफी सारी नई चीजें पता चली तो उसे मॉडिफाई किया गया एंड दे पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न सेल थ्योरी व्हिच केम वे आफ्टर फाइंडिंग दैट सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके बाद फ्यूचर में आपकी लाइक मॉडर्न सेल थ्योरी आपकी बनाई गई। नाउ हमें यहाँ पे मॉडर्न सेल थ्योरी को यहाँ पे समझना नहीं है, हम जानते हैं कि व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। वी जस्ट हैव टू नो कि कौन से इवेंट कब हुआ था। तो इतने पार्ट के अंदर अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में आपको इतना ही याद रखना है। आपको रुडोल्फ वर्चुआ का रोल याद रखना है, आपको याद रखना है रोल ऑफ योर शेल्डन एंड स्वान का, इन्होंने क्या रोल प्ले किया था, दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने यहाँ पे क्या किया था वो आपको याद रखना है। न्यूक्लियस यहाँ पे डिस्कवर किया था। लिवन हुक ने यहाँ पे आपका लिविंग सेल्स यहाँ पे देखे थे सबसे पहली बार, और आपका जो रॉबर्ट हुक था उन्होंने डिस्कवर किया था आपका यहाँ पे द वेरी फर्स्ट सेल विच वॉज अ डेड सेल, राइट, विच वॉज बेसिकली अ डेड सेल, लेकिन उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कवर्ड किया था। तो ये कुछ इवेंट्स हैं, ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम, राइट। अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में देखोगे हिस्ट्री को तो कई सारे नाम और भी हैं, राइट। इवन देयर वर सम पीपल बिफोर रॉबर्ट हुक जिन्होंने सेल देखा था बट उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वो सब याद नहीं रखना। दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर यू। आपको इतने नाम याद रखने हैं एंड दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो व्हाट दे हैव डिड, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू सो दिस इज वेयर द हिस्ट्री पार्ट्स एंड। यहाँ पे आपका हिस्ट्री वाला पार्ट जहाँ पे आपको चीजों को याद रखना है वो यहाँ पे आपका लाइक खत्म होता है। अब यहाँ से जो आपका जो पार्ट चालू होगा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि द थिंग्स व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड।
जो आपको समझनी है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं, सो विल हैव अ लुक एट दिस लेटर, साइज एंड शेप ऑफ द सेल। आप जानते हो कि सेल के शेप और साइज बहुत वेरी करते हैं, राइट? Yes, sir. You can Yes, have something like a neuron काफी long होता है, so like you have a cell which can be very long in size. You can have a cell which is going to be biconcave, right, your RBC. You can have something like your shapeless, completely like shapeless आपका भी सेल होता है, जैसे आपका मैक्रोफेजेस, राइट? तो याद रखना, कभी भी जब तुम सेल बनाते हो ना ड्राइंग करते समय, तो आपको ऐसे लाइक you don't have to take something round नहीं बनाना होता। सेल इज नॉट गोइंग टू हैव अ वेरी वेल डिफाइंड शेप, राइट? और सेल का जो शेप होता है ना, वो डिटरमाइन करते हैं कि वो कहाँ पे है और वो क्या रोल प्ले कर रहा है, राइट? तो सेल विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ शेप, समथिंग वी कैन हैव अ लुक लेटर विद द एग्जांपल्स। अभी हम क्या करेंगे, वी ट्राई टू जंप ऑन टू द आइडिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, राइट? हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारे प्रोकैरियोटिक सेल की, कि सेल क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल, राइट? तो इसके ऊपर हम डायरेक्टली बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ से समझना पड़ेगा, यहाँ से आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट यहाँ से चालू होता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स ओवर हियर। जब भी हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, याद रखना दे आर माय प्रिमिटिव सेल्स। यू कैन आल्सो कॉल देम एज अ Primitive cell. प्रिमिटिव सेल्स। प्रिमिटिव सेल का मतलब यहाँ पे ये क्या, ये पुराने टाइप के सेल्स, ये बहुत लाइक जब आपका अर्थ बना था तब जो सेल्स हुआ करते होंगे वैसे ही है ये, राइट? ये काफी पुराने टाइप के सेल्स है। प्रिमिटिव का मतलब ही होता है ये पुराने टाइप के आपके यहाँ पे सेल्स है, राइट? तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, वी टेक अ एग्जांपल। हाँ जी, क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली पूछ लो, यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चन अगर यू हैव रेज्ड योर हैंड। चल, या गलती से हो गया, जो काफी बार यहाँ पे होता है। ऑलराइट, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो पहले तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यू कैन हैव एग्जांपल लाइक अ बैक्टीरिया। Bacteria becomes a very good example over here. Bacteria is a very good example of a prokaryotic cell. इसमें आप फिलहाल दो चीजें पहले याद रखो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस आपको मिलना नहीं है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे याद रखनी है, दे ऑल्सो डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनल, और आई वुड से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहाँ पे नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले स्टेटमेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इसका मतलब क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, योर लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सब इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको। याद रखना, ये सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी एब्सेंट। प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये कुछ नहीं मिलेगा आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, राइट? सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, और ये आपको याद रखना है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको इसमें नहीं मिले। तो काफी खाली खाली सेल होता है, ज्यादा कुछ इसके अंदर होता नहीं है, राइट? अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, इसमें डीएनए होगा या नहीं होगा? Sir. होगा, ठीक Yes, है, sir. आप कह रहे हो कि होगा डीएनए। अच्छा ये बताओ, अच्छा सुनो, हाँ बोलिए, कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं है, ठीक है। सुनिए, ये मुझे बताइए कि आप लोग कहते हो कि डीएनए होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, है ना? Yes, sir. बट यू से ऑलवेज से, जब भी मैं किसी को पूछता हूँ ना, लाइक देयर इज अ नोशन कि अगर मैं किसी 8 के बच्चे को पूछता हूँ कि बेटा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो उसे कुछ पता हो या ना पता हो, उसने एक चीज बोलनी है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। देन आई वुड आस्किंग बेटा वो करता क्या है, देन दे आर लाइक कि अरे नहीं, ये तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट। सो इवन विद यू ऑल, व्हेन आई आस्क यू कि डीएनए क्या करता है, यू आर लाइक इट्स अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल और ऑफ द बॉडी। करता क्या है डीएनए बेसिकली? सो it transfer the बोलिए 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 बोलिए। यू कैन आंसर ऑल्सो इन द चैट बेटा, चैट में आंसर डालो। बोल नहीं पा रहे तो चैट में आंसर लिखो। क्या लगता है डीएनए करता क्या है, लाइक व्हाट डीएनए डज? transmission of factors. ट्रांसमिशन ऑफ फैक्टर्स। थोड़ा सिंपल फैक्टर्स, चलो ट्रांसमिशन ऑफ फैक्टर्स, इसको थोड़ा सिंपल तरीके से बताओ ना। लाइक ऐसे बताओ कि तुम्हें अगर किसी बच्चे को बताना पड़े तो कैसे बताओगे आप कि कर क्या रहा है वो, कौन से फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स?
हाँ जी, बताइए क्या लगता है व्हाट योर डीएनए डज, क्या करता क्या डीएनए? सर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्ट ठीक है ठीक है, ठीक Sir, है, it एक carries generation से genetic It information for controls development synthesis and of protein. function of future generation. ठीक है, जेनेटिक। basis pair up with each other. हाँ जी, वापस बोलना, पता नहीं चला। Sir, bases pair up with each other. बेसिस तरह, ठीक है ठीक है, मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिख लेता हूँ जो आप यहाँ पे कह रहे हो। जेनेटिक मटेरियल किसने बोला? ट्रांसमिशन ऑफ फैक्टर किसने बोला कि ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसमिशन ऑफ फैक्टर फ्रॉम, Controls synthesis of protein. ये कैसे सिंथेसिस ऑफ So ये प्रोटीन? सर इंस्ट्रक्शंस translation करते देता है हैं। किसी ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने के लिए। ये हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है It ठीक है ठीक है ठीक controls है metabolism in the cell. ठीक है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। काफी सारे आंसर हैं यहाँ पे, ठीक है। सर और सेल को सरवाइव करने में या फिर बिल्कुल बिल्कुल, सेल को सरवाइव करने में, सेल सर्वाइवल के लिए है। सेल सर्वाइवल भी आपका यहाँ पे आप बता रहे हो, ठीक है, आपने काफी सारी चीजें यहाँ पे बताई है, ठीक है। अब मैं आपको काफी एक दो चीज बताऊंगा जो आपको अगले 1.5 साल तक याद रखनी है डीएनए के बारे में। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग अबाउट द डीएनए ऑल द टाइम, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि आपका जो डीएनए यहाँ पे है, डीएनए का मेन काम क्या होता है। सो आई विल ट्राई टू मेंशन ओवर हियर, सी। सो जब भी हम डीएनए की बात करें तो याद रखना आपका जो डीएनए है, लाइक इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रक्चर। एंड ये जो बड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है, इसका अगर तुम लेंथ सही में देखोगे तो इसका लेंथ होगा अराउंड 2 मीटर, 2 मीटर इसका रहेगा यहाँ पे लेंथ। अब 2 मीटर बहुत बड़ा होता है, 2 मीटर बेसिकली मीन्स 6 फीट से ज्यादा हो जाता है। 1 मीटर ही 3.3 फीट होता है, तो ये 6 फीट से काफी ज्यादा होता है। बट ये आपके न्यूक्लियस के अंदर है, सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इतना बड़ा डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर आप कॉइल करके उसे रखते हो, सो दैट्स वन थिंग। अब डीएनए में है क्या ना, याद रखना डीएनए को हम बोलते हैं, आप एक टर्म यूज करते हो कि डीएनए इज गोइंग टू बी योर जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका होता है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, राइट। ये बात हमने जिक्र की कि यार ये आपका जेनेटिक मटेरियल आपका होता है। तो इसमें है क्या, तो याद रखना डीएनए के अंदर होते हैं आपके जीन्स, डीएनए में लगे हुए होता है आपके जीन्स। सो कई सारे जीन्स आपके डीएनए के अंदर लगे हुए होते हैं। सो यू गेट टू सी a large number of genes are there in the DNA. तो क्वेश्चन है कि यार ये जीन्स है क्या? They are a smaller fragment of DNA. They are small fragment of DNA. तो अगली बार कभी आपको कोई पूछता है कि डीएनए में होता क्या, तो पहले आपने बोला है कि डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं। जीन्स कुछ नहीं होते बेटा, ये जो ग्रीन ग्रीन जो मैंने एरिया को लाइक कलर किया हुआ है, ऐसा समझो कि ये वो एरियाज है जिनको हम बोलते हैं जीन। सो दे आर लाइक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज अ जीन। तो अगर मैं आपके सामने एक बड़ी सी रस्सी लाता हूँ, राइट, समझो वो रस्सी आपके सामने डीएनए है, उस रस्सी में छोटे छोटे एरिया को मैं कलर करता हूँ एज अ ग्रीन कलर, तो वो जो ग्रीन कलर वाला जो मेरा एरिया है वो जो डीएनए का पार्ट है उसे मैं बोल रहा हूँ वहां पे जीन। और जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर नोन टू मेक प्रोटीन्स और आरएनए, ठीक है। आरएनए वाला पार्ट भूल जाओ, अभी हम प्रोटीन पे ध्यान देते हैं अभी। तो एक चीज याद रखना कि आपको जो डीएनए होता है, इट इज वेल नोन फॉर डूइंग वन थिंग। डीएनए में से आपका पहले बनता है मैसेंजर आरएनए, और उस मैसेंजर आरएनए से आपका बनता है प्रोटीन। ये एक पाथवे आपका बनता है जिसकी वजह से आपके बॉडी में प्रोटीन बनाया जाता है। आपके बॉडी में जो भी प्रोटीन बनता है, याद रखना वो आपके डीएनए में से आ रहा है। सो डीएनए आपका क्या कर रहा है, आपके डीएनए में से आपका पहले बनेगा मैसेंजर आरएनए, और उस मैसेंजर आरएनए से आप बनाओगे आपका प्रोटीन। और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके बॉडी में प्रोटीन बहुत एसेंशियल है। विदाउट प्रोटीन नो लाइफ। पता है वो लोग कहते हैं विदाउट वाटर नो लाइफ, नहीं वाटर तो ठीक है, बट विदाउट प्रोटीन यू कैनॉट हैव अ लाइफ। लाइक प्रोटीन इज लाइक एवरीवेयर इनसाइड द बॉडी, और प्रोटीन अभी भी आपके सेल्स के अंदर काम कर रहा है। अगर आप देखोगे, अगर आपने प्लांट फिजियो पढ़ा होगा तो आपने देखा है कई सारे एंजाइम्स के यहाँ पे बात करते हैं, हेक्सोकाइनेज एंड ऑल दोस एंजाइम्स की हम लोग बात करते हैं, दे आर ऑल प्रोटीन, दे आर ऑल प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन ना हो तो आपके लाइक सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कभी हो ही नहीं पाएगा, राइट। आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म आपका हो रहा है वो कभी हो ही नहीं पाएगा। सो एक चीज याद रखनी है दैट योर डीएनए इज गोइंग टू हैव जीन्स,
and these genes are well known to make a large number of proteins, and proteins are like everywhere, आपके बालों में, नाखून में, स्किन में, सेल्स के अंदर, राइट? आपका जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर भी प्रोटीन लगता है। आपके जो एंटीबॉडीज, सुना होगा ना एंटीबॉडीज, तो नाम आपने सुना होगा, जब से कोविड आया है तब से काफी लोग एंटीबॉडीज की बात करें। एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज आर नथिंग बट सम प्रोटीन्स व्हिच आर मेड बाय योर बॉडी, राइट, यूजिंग योर डीएनए। सो डीएनए जो आपको होता है, डीएनए ही आपके फीचर्स आपको देता है, राइट? आपके जितने भी फीचर्स है ना वो आपको सर आप डीएनए फिर से दे रहा है। एक्सप्लेन करोगे? क्लास वो हो गई थी, लेफ्ट हो गई थी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आपको जो डीएनए है यहाँ पे, आपका डीएनए के अंदर एक बहुत लंबा सा, समझो आपका ये रोप है, उस रोप के अंदर कई सारे स्मॉल स्मॉल एरियाज है जिसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे जीन्स। और जीन्स क्या करते हैं? जीन्स आर नोन टू मेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जीन्स का काम क्या होता है? टू मेक सर्टन टाइप ऑफ प्रोटीन्स। और ऐसे जीन्स आपके डीएनए में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके अराउंड 30,000 जीन्स आपके डीएनए में होते हैं। काफी ज्यादा जीन्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर, और ये सारों का काम होता है इधर टू मेक आरएनए और टू मेक अ प्रोटीन। लेकिन आरएनए वाला पार्ट अभी आप साइड में रखेंगे, हम सिर्फ समझेंगे यहाँ पे कि आपके जीन्स यहाँ पे प्रोटीन्स बना रहे हैं, और ये प्रोटीन ही आपको कैरेक्टर दे रहे हैं, राइट? द वे यू लुक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू लाइक हैव योर हाइट एंड योर मस्कुलर सिस्टम, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड बाय दिस जीन्स। वो सब कोई जीन्स डिटरमाइन करता है। अब क्योंकि जीन्स आपका सब कुछ डिटरमाइन कर रहा है कि क्या बनेगा सेल के अंदर, कब बनेगा, कैसा एंजाइम बनेगा, कैसा हार्मोन बनेगा, इसलिए हम बोलते हैं हमारे डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये वो आपका सिस्टम है जो पूरा आपका बॉडी का सिस्टम को डिटरमाइन करता है। ये डिसाइड करता है कि आज क्या करेंगे हम लोग, या आज का प्रोसेस कैसे चलेगा आपके बॉडी के अंदर, राइट? ऑल द एंजाइम्स, ऑल द हार्मोन्स, ऑल द एंटीबॉडीज are something governed by your DNA, and that's why we say that it is going to be a genetic material and it is going to have a large number of genes. तो मैं ये चीज चाहूंगा आपसे याद रखना कि डीएनए में से एमआरएनए आपका बनता है, राइट? इसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। इतना रख लो भी, इसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। और उस मैसेंजर आरएनए में से आपका बनता है प्रोटीन। तो प्रोटीन डायरेक्टली कभी नहीं बनेगा, वो इस प्रोसेस से ही बनेगा। आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस, दैट प्रोटीन जब भी आपका बनता है वो आपका इस प्रोसेस से आपका बनेगा, इट वोंट बी मेड इन अदर एनी अदर वे। ठीक है? क्या ये वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? यस यस सर। और अगर समझ नहीं आ रहा तो आप बोल सकते कि सर वापस बता दो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बेटा कोर पार्ट है। ये कुछ कोर पार्ट है, अगर आप इसे आप रख लेते हो अपने साथ फॉर नेक्स्ट 16 मंथ्स ना, काफी चीजें समझने में आपको आसानी होगी, काफी चीजें समझने में आपको यहाँ पे आसानी हो सकती है। ठीक है? सो प्लीज नो दैट। सो डीएनए से बनेगा एमआरएनए और एमआरएनए से हमेशा आपका बनेगा प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज गोइंग टू बी वेरी एसेंशियल। और ये चीज सबके लिए सेम है, बैक्टीरिया हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, लाइक प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, सबके अंदर प्रोसेस आपका यही रहेगा। दिस इज अ प्रोसेस व्हिच यू विल फाइंड ऑल द टाइम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यस थोड़ा सोच के तुम लोग आंसर कर पाओगे। डीएनए के अंदर काफी ज्यादा, अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये ग्रीन वाला एरिया तो बहुत थोड़ा सा ही है, ये ग्रीन वाला जो एरिया है वो बहुत थोड़ा सा ही है। अगर मैं थोड़ा और प्रिसाइसली बोलूं तो 2% एरिया होता है जो जीन्स कवर करते हैं, सिर्फ 2% एरिया जो होता है ना वो जीन्स कवर करता है। आप मुझे ये बताओ कि बाकी डीएनए जो है जिसमें जीन्स है ही नहीं, उसका क्या काम होता होगा? नाउ दैट इज समथिंग यू हैव टू थिंक। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, टाइम लो। इट इज सिमिलर टू योर 20 लेबर्स वाला क्वेश्चन जैसा यही है, लेकिन थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज याद रखो, अभी आप तुम आ गए हो सेल के अंदर, तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ गए हो आप। अब हम सेल और उससे रिलेटेड चीजों को बात करेंगे तो आपको थोड़ा लाइक उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, राइट? अभी हम केजीज से बाहर आ चुके हैं, हम बड़े एनिमल से बाहर आ चुके हैं, वी आर इन अ डिफरेंट इकोसिस्टम राइट नाउ। सो थिंक एंड टेल मी कि यार इतना सारा जो बाकी का डीएनए है उसका क्या काम होता होगा? अगर सिर्फ 2% डीएनए आपका जीन बना रहा है तो जीन अगर सिर्फ 2% डीएनए के अंदर जीन है तो सो बाकी का क्या काम हो सकता है? थिंक अबाउट इट, थोड़ा सोचो इस बारे में। ठीक है? सो इतना आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आपको इतना पता रहेगा कि डीएनए का काम क्या होता है, चाहे बैक्टीरिया हो या यूकैरियोट। इतना आई एम होपिंग कि आपको ये क्लियर है। आई होप ये चीज सबको क्लियर है यहाँ पे। ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस? लास्ट यस सर। यस सर। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव बैक टू अ बैक्टीरिया। हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारा एग्जांपल हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का। दो चीजें हमें याद रखनी है। एक तो पहली चीज कि न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा, राइट? कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल आप उठा लो,
अभी हम बैक्टीरिया एज अ वेरी गुड एग्जांपल हम इसे लेंगे। न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा और ऑर्गेनल्स इसमें नहीं मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्गी, ये सब इसमें नहीं होगा। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ वन बैक्टीरिया एंड लेट्स सी इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो फॉर एग्जांपल समझो ये है हमारा यहाँ पे एक हमारा ये बैक्टीरिया है, राइट। अज्यूम करो कि हमारा बैक्टीरिया है। अब इसमें मैं कुछ चीजें बनाऊंगा जो चीजें आपको याद रखनी होंगी। एंड सबसे पहले बता रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी द सर्कुलर डीएनए इन द बैक्टीरिया। सो दिस इज माय सर्कुलर डीएनए, दिस इज गोइंग टू बी अ सर्कुलर डीएनए जो आपको बैक्टीरिया मिलेगा। देखो न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए है डायरेक्ट, न्यूक्लियस कुछ है नहीं वहां पे। एक तो आगे आपका यहाँ पे सर्कुलर डीएनए यहाँ पे, राइट। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे यू हैव वन मोर डीएनए, वो भी सर्कुलर ही होता है, बट दैट इज समथिंग नोन एज अ प्लाज्मिड। दैट इज समथिंग नोन एज अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो आपका यहाँ पे है इसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। एक तो इसके पास डीएनए जो मेन डीएनए है वो ये वाला है, सर्कुलर डीएनए, जिसको हम इवन कहते हैं यू आल्सो कॉल्ड एज अ क्रोमोसोमल डीएनए, यू आल्सो कॉल्ड एज अ क्रोमोसोमल डीएनए, और ये एक ही होता है, राइट। उसके अलावा आपको एक और चीज जो मिलती है यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर, वो आपका यहाँ पे होता है आपका प्लाज्मिड, वो होता है आपका यहाँ पे प्लाज्मिड, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ऐसा समझो कि ये एक्स्ट्रा है, राइट। ये जो है आपका ये एक्स्ट्रा में है। और बात ये है कि प्लाज्मिड एक नहीं होता, वो कई सारे हो सकते हैं, 15-20 तक नंबर जा सकता है। तो जो प्लाज्मिड का जो नंबर होता है यहाँ पे, दैट कैन बी क्वाइट हाई, यू कैन हैव अ प्लेंटी ऑफ प्लाज्मिड ओवर हियर, राइट। तो याद रखनी है पहली चीज कि आपका जो बैक्टीरिया है उसके पास एक तो है उसका नॉर्मल वाला डीएनए जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए जो सर्कुलर है, राइट। और जो प्लाज्मिड है वो भी सर्कुलर ही होता है, बट यू कॉल इट एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्योंकि एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा में ये है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। द क्वेश्चन इज, सुनो मेरी बात ध्यान से, द क्वेश्चन इज कि आपका जो ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है ये तो आपका बनाता होगा प्रोटीन, बनाता होगा नहीं बनाता होगा? यस सर। यस प्रोटीन बनाना है, ये तो आपका प्रोटीन बनाएगा। इसका आप जानते हो कि डीएनए का काम क्या होता है, उसमें जीन्स होते हैं, वो बनाते हैं प्रोटीन, और वो लाइफ के सस्टेनेंस के लिए जरूरी होता है, तो ये तो वो करेगा। प्लाज्मिड का काम क्या हो सकता है, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? सुनो ध्यान से, प्लाज्मिड क्या करता है यहाँ पे? प्लाज्मिड जो आपका यहाँ पे है ये बैक्टीरिया को कई बार हेल्प करता है टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। सुनो इस बात को ध्यान से, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो अनम्यूट करके, ठीक है। प्लाज्मिड जो आपका यहाँ पे है ये आपके बैक्टीरिया को हेल्प करता है टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। इट हेल्प्स द बैक्टीरिया टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। अब एक बात बताओ, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इट हेल्प्स बैक्टीरिया टू सर्वाइव हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन या ऐसी कंडीशन जिसमें उसकी डेथ हो सकती है, राइट। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं एक डियर के बारे में, डियर मतलब जो हिरन होता है, अगर मैं हिरन की बात करूं तो हिरन के लिए थ्रेट होता है लेपर्ड या टाइगर, तो ये उसके लिए एक कंडीशन है जो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है। एक डियर के लिए लेपर्ड या लायन को देख लिया तो उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। वैसे ही माउस के लिए स्नेक को देख लिया तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग या हार्श कंडीशन है। आप बताओ कि एक बैक्टीरिया के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या हो सकती है आपके हिसाब से? बताइए, सोचिए और बताइए कि एक बैक्टीरिया के लिए क्या हो सकता है जो उसके लिए, उसके लाइफ के लिए घातक हो, जिससे उसे बचना पड़े। बेटा पता नहीं चला, एक बार फिर बोलना। बेटा आपकी आवाज कटती है जब आप कुछ बोलते हैं आप लोग तो, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ से आई कुड नॉट सी राइट नाउ। बताइए तब भी ट्राई करिए, हाँ क्या करें आप लोग? सर आपको क्वेश्चन क्या एक बार रिपीट करना? क्वेश्चन ये है मेरा कि प्लाज्मिड जो है आपका यहाँ पे वो बचाता बैक्टीरिया को एक हार्श कंडीशन से, है ना। आपने मुझे ये बताना है, आपने मुझे यहाँ पे ये बताना है कि एक बैक्टीरिया के लिए हार्श कंडीशन क्या हो सकती है, या एक बैक्टीरिया के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या हो सकती है।
मैं आपको हिंट देता हूँ। हाँ जी, बोलिए सर बोलिए। अगर उसमें सिर्फ या एंटीबॉडीज फिर सॉल्ट। अगर हम एक उसमें एक कर पेनिसिलिन वगैरह राइट, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो आपके होते हैं ये इसके लिए खास कंडीशन हो सकती है बेटा, ये हम तब लेते हैं जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है। तो आपको जब टाइफाइड होता है या आपको कोई दूसरी बीमारी होती है तो वो टाइम पे आप क्या लेते हो, आपका डॉक्टर क्या देता है आपको? आपका डॉक्टर आपको देगा एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? टू किल द बैक्टीरिया। इनका काम Kills the कुछ नहीं होता, इन्होंने जाके आपके बैक्टीरिया को बेचारे को खत्म कर देना है, और बैक्टीरिया के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो प्लाज्मिड उसे मदद करता है, कई बार प्लाज्मिड उसे हेल्प करता है टू सर्वाइव इन द एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। जो प्लाज्मिड आपका यहाँ पे होगा, याद रखना, ये बात याद रखना, प्लाज्मिड हेल्प्स इन सर्वाइविंग एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। तो प्लाज्मिड के ऊपर भी जीन्स होते हैं, याद रखना, प्लाज्मिड के ऊपर भी जीन्स होते हैं, वो भी एक डीएनए ही है, उसमें भी जीन्स होते हैं, बट उनका काम होता है टू मेक श्योर कि बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाए अगर कोई एंटीबायोटिक सॉल्यूशन उसके आसपास आता है तो। याद रखना इस बात को। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि प्लाज्मिड का काम क्या हो रहा है। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, प्लाज्मिड का काम होता है बैक्टीरिया को बचाना एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से। कैसे बचा पाता है? क्योंकि प्लाज्मिड आपका डीएनए ही है, इट्स अ एक्स्ट्रा डीएनए, और इसके अंदर होंगे कुछ जीन्स, सो इट विल आल्सो हैव द जीन्स जिसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और ये जीन कहां मिलेंगे? याद रखना है आप सबने, दे विल बी सीन इन द प्लाज्मिड। दिस जीन्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी सीन इन द प्लाज्मिड। इतना ही आपको फिलहाल याद रखना है। याद रखना कि प्लाज्मिड है, उसका काम है बचाना बैक्टीरिया को। कहां से किससे बचाना? कोई भी एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से। और वो कैसे बचा पा रहा है? क्योंकि उस प्लाज्मिड के पास है कुछ जीन्स, और उस जीन्स का नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो उसे हेल्प करते हैं। प्लाज्मिड कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके सामने कोई एंटीबायोटिक आए या उसके जहां पे वो रह रहा है वहां पे कोई एंटीबायोटिक डाले, क्योंकि उससे डेथ हो जाती है उसकी। बट कई बार प्लाज्मिड उसे बचा सकता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। प्लाज्मिड को समझना जरूरी है क्योंकि ये आगे वापस आएगा फ्यूचर में आपके साथ, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट योर प्लाज्मिड इज नोन फॉर। तो क्या सबको पता चल रहा है प्लाज्मिड का यहाँ पे काम क्या होता है? क्या आप चाहते हो कि मैं ये वापस रिपीट कर दूं? सर एक बार कर दो। हाँ देखो, एक पहली चीज बैक्टीरिया के पास सुन लो। पहली चीज बैक्टीरिया के पास दो टाइप के डीएनए, एक तो है उसका नॉर्मल वाला क्रोमोसोमल डीएनए, एक है उसका नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए जो काफी बड़ा है लेकिन सर्कुलर है, ठीक है। दूसरा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा जो आपका है यहाँ पे वो है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा प्लाज्मिड। यू कॉल इट एज अ प्लाज्मिड, ये इतना याद रखना है पहले। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो एक्स्ट्रा डीएनए है उसका रीजन क्या है, इसका होने का मतलब क्या है लाइफ के अंदर। तो ये जो प्लाज्मिड है आपका, इसके अंदर होते हैं कुछ जीन, और उन जीन्स को हम क्या बोलते हैं? उन जीन्स को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। और ये जीन क्या करते हैं? ये जीन का काम होता है, या प्लाज्मिड का काम होता है, उस बैक्टीरिया को बचाना फ्रॉम द एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। कभी अगर बैक्टीरिया बैठा हुआ और आपने एंटीबायोटिक सॉल्यूशन डाल दिया, राइट, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो कई बार बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? बिकॉज प्लाज्मिड के अंदर वो जीन्स हो सकते हैं। प्लाज्मिड हेल्प्स इन द सर्वाइविंग द एंटीबायोटिक सॉल्यूशन। तो याद रखना प्लाज्मिड का होना जरूरी है बैक्टीरिया के लिए। अब पता चल रहा है सबको जिनको बीच में पता चल रहा था? अभी भी कभी ऐसा लगे ना, अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात, ठीक है। आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू यू। अब मुझे फटाफट कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सब लोग फटाफट यहाँ पे आंसर कर देंगे, राइट? ठीक है, पहले हैंड रेज कर देना, आंसर करने के लिए फटाफट हैंड रेज कर देना। मुझे बताओ कि प्रोटीन बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसमें डीएनए में से पहले क्या बनता है? हैंड रेज कर दो जिसको आंसर आता है वो, ठीक है। ममता बता सकते हो आप क्या होता है? अच्छा, दीपान क्या बता सकते हो क्या होता है पहला स्टेप? आरएनए। राइट, आरएनए, जिसे हम कहते हैं
और वो आरएनए कौन सा होता है प्रतीक? वो आरएनए का नाम क्या होता है? सर मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर mRNA। राइट, ट्रू, ठीक है। और कितने जीन्स होते हैं टोटल आपके डीएनए के अंदर? कितने जीन्स जाते हैं? हैंड रेस कर दीजिए जिनको आंसर लगता है सही आ रहा है। आरती, आरती बताइए आप। आरती सर 30,000 जीन्स। 30,000, ठीक है, राइट, आप भी सही हैं। अच्छा, किसी को याद आ रहा है वो किसी कोई क्वेश्चन का आंसर निकाल पाया कि इतना सारा डीएनए का पार्ट जिसमें कुछ नहीं होता उसका काम क्या होता होगा? एनीवन? सर वो राइजोम बिल्ड करने में हेल्प करते होंगे। नहीं। और कुछ? हाँ, अनामिका आप बताना चाहेंगे उसके अंदर कुछ? क्या लगता है आपको? नो सर। अच्छा, कोई कोई बताना चाहेगा? कोई खुद से आके बताना चाहेगा कि क्या हो सकता है? वंश, प्रियांशु, send the information to other mRNA and tRNA. ट्राई अच्छा था बेटा, लेकिन नहीं, वो भी नहीं। और कुछ? और कुछ? और एनीवन वांट टू ट्राई दिस? इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ पे। मैं आपको कैसे हिंट दूं यार? डीएनए ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एक ह्यूमन के लिए, एक सेल के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के लिए डीएनए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें डैमेज अगर हो गया ना तो लाइफ बिगड़ सकती है। अगर आप देखोगे ना, यू गेट टू सी पीपल विद डिफॉर्मिटीज। आपने कई बार देखा होगा, यू हैव ह्यूमंस विद डिफॉर्मिटीज, you have humans which have some like things which are lacking. That all happens because you have some error in the DNA. So DNA में अगर कोई error आता है ना बेटा, it can have an impact on the animal, right? So DNA को बड़ा ही सही से आपको प्रोटेक्ट करके रखना होता है, and DNA is always subjected to some kind of error. थोड़ा सोचो क्या हो सकता है। मैंने आपको थोड़ा हिंट किया, डीएनए बड़ा एसेंशियल चीज है, उसको उसके सीक्वेंस को उसे संभाल के रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या फायदा हो सकता है when you have such a large DNA जिसका कोई काम नहीं होता? क्रोमोसोम्स। ना ना, ये तो क्रोमोसोम। सर प्रोटीन प्रोड्यूस करना। प्रोटीन तो जीन्स बना रहे हैं, प्रोटीन तुम्हारे बना रहे जीन्स, उसके अलावा जो है वो क्या कर रहा है? सर वो है मेरा क्वेश्चन। सर बेस पेयर। इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना। नहीं, इंस्ट्रक्शन जो आपके आ रहे हो उससे ही आ रहे हैं, जीन से ही आ रहे हैं। बाकी जो चीज है ना उसका कोई ऐसे कोई बड़ा सिग्निफिकेंट काम है नहीं। लेकिन वही एक ही काम नहीं है तो कर क्या रहा है वो वहां पे? उसका क्या इवोल्यूशनरी एडवांटेज है? देयर इज इवोल्यूशनरी। सर वो बताते हैं कि जीन्स कब एक्टिव है और हाँ प्रतीक, बोलना क्या कह रहे वापस? सर वो बताते हैं कि जीन्स कब एक्टिव या फिर टर्न या ऑन या फिर ऑफ है। सर डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं। रेप्लिकेशन में हेल्प करता है? नहीं, रेप्लिकेशन तो ठीक है, वो तो वैसे ही होना है सबका। बट अच्छा यार, लाइक जो भी आप लोग ट्राई कर रहे हो सही है, मतलब लाइक यू आर ट्राइंग टू थिंक ऑन दिस, सही है। यू कैन टेक योर टाइम ऑन दिस। डीएनए डैमेज को ही सकता है। सर जीन्स आपस में टकराएं। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसफर वो सब जीन्स हो रहे बेटा, कर रहे हैं। कोई नहीं, ठीक है, कोई बात। जो डीएनए डैमेज होता है उसका प्लेस लेता है जो बाकी। हाँ, डीएनए डैमेज को लेके ही इसका एक रिलेशन है, बट वो कैसे रिलेशन बना रहे हो वो आई वांट टू नो दैट। कोई बात नहीं, यू कैन टेक योर टाइम बिकॉज़ दिस इज नॉट समथिंग यू कैन डायरेक्टली गेट ऑन द इंटरनेट। ऐसी चीज नहीं, यू रियली हैव टू रीड अ लॉट और यू हैव टू थिंक अ बिट। कोई भी जो मुझे यहाँ पे सिंपल काम लगता है, थोड़ा बहुत सोच लो एंड यू माइट कम विद द राइट आंसर, राइट, और टू क्लोजर टू अ राइट आंसर, ठीक है। सो विल रैप दिस अप। आपके यहाँ पे टाइम हो चुका है, यू हैव अनदर क्लास आफ्टर सम टाइम, आफ्टर हाफ एन आवर, सो या we'll wrap this up. We'll catch you again tomorrow and यहाँ से हम लोग चीजें चालू करेंगे। We'll try to see some more things. हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये रहेगा कि हम लोग पहले हमारा जो प्रोकैरियोट्स है उसको यहाँ पे हम लोग आराम से समझ लेंगे। अगर आप ये समझ लेते हो सही से, then यूकैरियोट समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती। It won't be that difficult to understand eukaryotes, right, or organelles. But yes, we have to just understand few things like अच्छे से, then बाकी सब तुम लोग ही मुझे सामने से सब बताना चालू कर दोगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक जो बताया गया था वो सबको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गेट बैक, यस सर। राइट? क्लास, यस सर। हाँ जी, सुन लो, ऐसे लगे ना कि यार क्लास में नहीं दिल कर रहा बोलने का कि समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, यू कैन गेट बैक टू मी, यार सर समझ नहीं आ रहा था। सो हम लोग वी कैन फिक्स दैट, right, we can fix that. We can have a small call after your school for 10 minutes and I can make you understand all those things. तो उसका टेंशन मत पालना, राइट। डैमेज डीएनए को रिप्लेस करता है? नहीं, बट स्टिल नाइस ट्राई। डीएनए डैमेज, राइट, ठीक है, स्टिल नाइस। ऑलराइट पीपल, चलो विल कैच यू अगेन टुमारो
चलो बाय एवरीवन, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. बाय. Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir.